कोयलांचल यानी कि काले हीरे की राजधानी, और इसी कोयलांचल के कोयला के खदानों से कई नायाब जो हीरे हैं वो निकल के बाहर आए हैं। और ऐसे ही एक हीरा है धनबाद की अनीता मौजूमदार, जिन्होंने 2018 में मिस इंडिया का रनर अप का खिताब जीता। फिर इन्हें लंदन की ईएशन पब्लिकेशन, जो सबसे मोटी किताब जो है वो जो पब्लिश कर रही है, उसका ब्रांड एम्बेसडर इन्हें बनाया। फिर धीरे धीरे ये यहाँ से मुंबई की ओर सफ़र की और मुंबई में अपनी यात्रा के दौरान कई कामयाबियों को हासिल करते हुए निकली। यानी कह सकते हैं कि धनबाद का नाम इन्होंने रोशन किया। और आज जो है हमारे साथ navbharattimes.com यानी एनबीटी के लिए लाइव से जुड़ रही हैं, हमारे साथ लाइव बातचीत करने के लिए अनीता मौजूमदार जी। तो ये हम कह सकते हैं कि अब जो है इन्हें एक और खिताब मिला है जो ईएसएन पब्लिकेशन ने दिया है, वो है पिलर ऑफ इंडिया, यानी कि कह सकते हैं भारत के स्तंभ। और भारत के कुल 20 लोगों का चयन जो है इस पब्लिकेशन ने किया था, और उसी में एक ये भी है। और इनकी पहचान एक और भी है कि इन्हें धनबाद नगर निगम के द्वारा खासकर स्वच्छता को लेकर अगर बात करें हम, तो धनबाद में स्वच्छता को देखते हुए इन्हें धनबाद नगर निगम का ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया गया। तो हम सीधा उन्हीं की ओर रुख करते हैं। सबसे पहले तो आप हमारे साथ जुड़ी हैं, उसके लिए बहुत बहुत स्वागत है आपका। कैसा रहा ये यात्रा आपका धनबाद से मुंबई तक की, पहले ये बताइए। जैसे मेरा बचपन से ही शौक़ था कि मैं ग्लैमर इंडस्ट्री में ही जाना चाहती हूँ, और इसके लिए मेरे मम्मी पापा का बहुत बड़ा योगदान रहा कि उन्होंने मुझे कभी भी इस चीज़ के लिए नहीं रोका। सबसे पहले मेरा स्टार्टिंग हुआ था, मैं मिस इंडिया रह चुकी हूँ 2018 में, और उसके बाद मैं इंटरनेशनल यंगेस्ट ब्यूटी आइकॉन का भी खिताब जीत चुकी हूँ। उसके बाद मैं जूम फेम रह चुकी हूँ, और उसके बाद मैं मुंबई में अपना खुद का एजेंसी खोला का SSO नाम से, और जो कि इसका ब्रांच भी है कोलकाता में भी। और कास्टिंग का काम करते हुए मेरा लास्ट प्रोजेक्ट था दूरदर्शन के साथ कि बेटियां घर की रानी है, हमारा लास्ट प्रोजेक्ट था जो कि कोरोना की वजह से पेंडिंग जा रहा था। और उसके बाद मैं ईएसएन पब्लिकेशन, यहाँ धनबाद नगर निगम की ब्रांड एम्बेसडर, ऐसे बहुत सारे चीज़ें कर भी रही हूँ। और आज खासकर अगर बात करें तो हमारे साथ तो ये एक खिताब जो है आपको ये मिला है, ईएसएन पब्लिकेशन ने दिया है, पिलर ऑफ इंडिया का। तो कैसा महसूस कर रही हैं आप? ये सर बहुत ही बड़ी गर्व की बात है कि मुझे इंडिया में 20 जनों में मेरा नाम आया है। मेरे वर्क को देख के, प्रीवियस जो भी मैंने काम किया था वो सबको देख के ईएसएन पब्लिकेशन का बहुत ही बड़ा योगदान है मेरे, इसलिए कि उन्होंने मुझे इसका काबिल सोचा कि उन्होंने इतना बड़ा पब्लिकेशन से मुझे सिर्फ ब्रांड एम्बेसडर का ही नहीं बल्कि मुझे एवॉर्ड भी दिया कि मेरे काम की वजह से। तो इसके लिए ईएसएन पब्लिकेशन भानुचंद्र सर को बहुत ही ज़्यादा थैंक्स करना चाहूँगी कि उन्होंने इस काबिल मुझे सोचा है। अगर हम धनबाद की बात करें तो धनबाद एक कोयला राजधानी, यानी कोयले का खदान का ये राजधानी कहा जाता है। यहाँ सिर्फ कोयले ही कोयले नजर आते हैं जहाँ भी हम चारों तरफ। और इस दुनिया को छोड़कर आप मुंबई की ओर बढ़ी, तो कैसा लगा और क्या मैसेज लोगों को देंगी? मुझे लगता है कि आपके अंदर अगर ये चीज़ हो कि हाँ मुझे कुछ करना है, तो आप चाहे कोई छोटे से जगह पे रहो या बहुत बड़े जगह पे रहो, तो आप कुछ कर सकते हो। मैं लोगों को यही मैसेज देना चाहूँगी कि जो आपका हॉबी है, जिसमें आपको खुशी मिलता है, वही चीज़ को करो। किसी और को दबाव में आके कुछ करने का कोशिश मत करो, क्योंकि मुझे ग्लैमर इंडस्ट्री में जाना था बचपन से ही। मुझे ग्लैमर इंडस्ट्री में अपना नाम करना था, और बहुत लोग सोचते हैं कि हाँ ग्लैमर इंडस्ट्री ठीक नहीं है, बहुत लोग अपना अपना व्यूज़ देते हैं, लेकिन मैंने अपना शौक़ को चुना। और इसके लिए अपने पेरेंट्स को बहुत ही बड़ा शुक्रिया करना चाहूँगी कि जिन्होंने मुझे ये काम पे नहीं रोका। उन लोग ने मुझे बहुत ज़्यादा ही सपोर्ट किया इस काम के लिए कि हाँ आप बढ़ो। तो इसके लिए मैं पेरेंट्स को भी यही मैसेज दूंगी कि बच्चे जो चाहते हैं वही उनको करने दिया जाए। आप अपना कोई भी डिसीजन उन पे मत बोलिए, क्योंकि इसमें उनका खुशी नहीं होता है, क्योंकि वो जो अपने दिल से करेंगे उसमें उनको जो सक्सेस मिलेगा वो चीज़ आप लोगों के बोलने पे वो जो करेंगे उसमें नहीं होगा। तो यही मैसेज दूंगी, और बच्चे लोगों को यही बोलूँगी, कोई भी जगह छोटा या बड़ा नहीं होता। आप छोटे से जगह से भी जाके, आप अगर बॉलीवुड में देखो या बंगाली में देखो या साउथ में देखो, हर ज़्यादा से ज़्यादा सुपरस्टार्स मुझे लगता है कि नॉर्मल जगह से ही जाके बड़े जगह में आते हैं। तो इसके लिए ये कोई मैटर नहीं करता आपका आप कहाँ से हो,
आप में अगर टैलेंट है तो आप कहीं पे भी जाके कुछ कर सकते हो। एक चीज़ है कि मुंबई की अगर हम बात करते हैं तो काफ़ी चकाचौंध की दुनिया कही जाती है, और अभी एक हाई प्रोफाइल मामला भी आया था, आर्यन ड्रग्स मामला, उसको आपने भी देखा होगा। क्या लगता है कितना असर जो है युवा पीढ़ी पे इसको लेकर, इसको क्या कहेंगे इसको लेकर? सबसे बड़ा तो ये बहुत ही बड़ा बात है कि एक इतने बड़े सुपरस्टार के बेटे होके इतना बड़ा काम उनको नहीं करना चाहिए था। और जहाँ तक ड्रग्स के बारे में मैं बात करूँगी, जैसे देखिए वो एक ड्रग्स आज के डे में एक ऐसा ऐसा माध्यम बन चुका है। टीनेजर्स लोगों को मैं ज़्यादा बोलूँगी तो टीनेजर्स हर चीज़ का ही सॉल्यूशन मान लिए है, उसको एडिक्शन बना लिए है आज की डेट में। ड्रग्स हो या चाहे कुछ भी, अल्कोहल हो, कुछ भी, सब टीनेजर्स के लिए एडिक्शन हो चुका है कि वो लोग सोचते हैं कि हमारा अगर लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स है तो यही सॉल्यूशन है कि हम लोग कुछ टाइम के लिए अपने प्रॉब्लम से बाहर निकलने के लिए कुछ भी उसको अल्टरनेटिव कुछ करते हैं। तो ये कोई सॉल्यूशन नहीं है, मुझे नहीं लगता। और बहुत लोग इसको एज अ फैशन के रूप में देख लेते हैं कि हाँ हम लोग इस ट्रेंड को फॉलो करते हैं, अगर हम लोग नहीं करेंगे तो हमारे जो भी फ्रेंड सर्कल होंगे तो वो लोग सोचेंगे कि नहीं हम लोग बैकडेटेड है, ऑल दैट। तो मैं यही बोलना चाहूँगी कि हाँ ये चीज़ रोकना चाहिए, सिर्फ आपके लिए ही नहीं, फैमिली के लिए भी नहीं, आपके हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा इंजरियस है। आप लोग ऐसा कोई एडिक्शन ना पकड़ो जिससे आप लोगों का हेल्थ ख़राब हो। इन्वायरमेंट ये सब को रोकना चाहिए मेरे हिसाब से, ये सब को ज़्यादा बढ़ावा नहीं देना चाहिए। चलिए इससे थोड़ा सा हटते हैं, चूँकि हमने कोरोना का वेव देखा और उस वेव में हमने भी देखा कि आपने भी बढ़ चढ़ की भूमिका निभाई थी, आगे बढ़े थे और लोगों की समाज सेवा, खासकर आपने मुंबई को छोड़कर धनबाद को चुना कि यहाँ पे लोगों की मदद करनी है हमें। तो किस तरह का रहा वो? जैसे जिस टाइम कोरोना हुआ था तो आप लोगों को अगर याद होगा उसी समय मैं धनबाद आई, उससे पहले मैं मुंबई में थी। और उसके बाद जिस टाइम कोरोना का एकदम मैं बोलूँगी बहुत ही बड़ा लहर चल रहा था, उस टाइम मैं धनबाद में आई। मैंने ऑक्सीजन सिलेंडर्स बहुत लोगों को दिया। मुझे आज भी याद है कि रात 1-2 बजे तक मेरे पास फ़ोन आते थे ऑक्सीजन सिलेंडर्स के लिए, बेड्स अवेलेबल नहीं था उस टाइम। इतना बुरा सिचुएशन था कि इंसान को बेड्स नहीं मिल रहा था। मेरे तरफ से मैंने बहुत ही ज़्यादा कोशिश किया और इसके लिए ज़्यादा श्रेय मैं दूंगी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को, जिन्होंने मुझे बहुत ही सपोर्ट किया उस समय। उन्होंने जैसे सैनिटाइज वगैरह हुआ, जैसे जब मैं बोलूँगी, मैं यही बोलना चाहूँगी, जब लोग घर से बाहर नहीं निकल रहे थे उस टाइम म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के वर्कर्स, चाहे मैं हूँ या चाहे कमिश्नर सर हो, हम लोग बाहर निकल के हर जगह को सैनिटाइज वगैरह करवा रहे थे। तो ये बड़ा योगदान था म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का, नगर निगम का हमारे यहाँ का, कि उन लोगों ने उस समय अपना आपको नहीं देख के उन लोग ने सोचा कि नहीं हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी पब्लिक है। उन लोगों के लिए जो कुछ भी हो सके हम लोगों को करना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एक अभी बात हो रही है तीसरी लहर, अगर बात करें तो ओमिक्रॉन वेरिएंट की बात हो रही है कि अब भारत में धीरे धीरे वो प्रवेश कर चुका है और फिर आगे भी लोगों को काफ़ी नुकसान, जैसे कि हमने दूसरी लहर में देखा था कि लोगों को काफ़ी परेशानी हुई थी, काफ़ी दिक्कतें हुई थी, कई जाने भी गई थी। तो ओमिक्रॉन को लेकर आपका क्या है? सर इसके लिए मैं रिसेंटली, आप लोगों को पता होगा तो मैं हर जगह पे वैक्सीन करवा रही हूँ। ऐसे में कहने पे तो हर जगह पे वैक्सीन हो चुके हैं, बट ऐसे बहुत सारे जगह है जहाँ पे कैंप हुए लेकिन लोग अभी तक वैक्सीन नहीं पड़ा था। तो रिसेंटली मैंने वहाँ अपना एक सर्वे करवाया, पहले एक सर्वे करवाया, उसके बाद लोगों को डोर टू डोर वैक्सीन प्रोवाइड करवा रही हूँ। और इसके लिए जैसे मैं रिसेंट आज 2-3 दिन हो गया मैं भूली जा रही हूँ, खुद से जा रही हूँ। और जिन लोगों का वैक्सीन नहीं हुआ है, डोर टू डोर करने का एक ही रीज़न है, बहुत सारे लोग इसमें पैरालिटिक पेशेंट है, जो लोग नहीं जा सकते, जो लोग बहुत सारे एजेड लोग हैं, उन लोग सोचिए मॉर्निंग से लेके इवनिंग दोपहर तक उन लोग को इतना टाइम, बहुत लोग खड़ा नहीं हो सकते, बहुत कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं इंसान के। तो डोर टू डोर करवाने का एक ही कारण है, जो लोग एजेड लोग हैं उन लोगों को जैसे घर पे ही वैक्सीन मिले। और जैसे जो वेरिएंट आ रहा है उससे जैसे हम लोगों को बचाव का एक वैक्सीन ही एकमात्र उपाय है जिससे हम लोग बचाव कर सकते हैं। इसलिए मेरा पूरा ही प्रयास है कि किसी को भी वैक्सीन ना छूटे। चूंकि आपने धनबाद का भी सफ़र किया, मुंबई की भी सफ़र की, सपनों की नगरी अगर मुंबई है तो कोयले की नगरी जो है वो धनबाद है। दोनों में कितना डिफरेंस नज़र आया आपको? अगर मैं धनबाद और मुंबई का कंपैरिजन करूँगी तो मुंबई एक महानगर है।
तो मुंबई का और धनबाद कोल इंडिया, अगर आप बोलोगे कोल कैपिटल है। सो दोनों में बहुत से, बिकॉज उसमें वहाँ पे बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ है, बहुत लोग बहुत कुछ कर सकते हैं, आप जिस भी फील्ड में जा सकते हो उस तरह पे आप आगे बढ़ सकते हो। लेकिन धनबाद में, उस मामले में धनबाद आज के दिन में भी बहुत पीछे है। लोगों के थिंकिंग सेंस बहुत ही बैकवर्ड है आज के यहाँ के लोगों का, बहुत ज़्यादा ही। उन लोग बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे, हर चीज़ में अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ही कम है। तो मैं वो यही बोलना चाहूँगी, बहुत डिफरेंस तो हो है ही, बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस है। धनबाद को और बेहतर बनाया जा सके, इसको लेकर आप क्या करेंगे? क्योंकि आप धनबाद नगर निगम की ब्रांड एम्बेसडर भी हैं, तो धनबाद और बेहतर हो उसके लिए क्या प्रयास होगा? धनबाद और बेहतर हो इसके लिए पूरा प्रयास किया जा रहा है कि यहाँ के, जैसे जब से मैं ऑलरेडी 1 ईयर हो चुका है, मैं नगर निगम की ब्रांड एम्बेसडर हूँ, और जितना भी शहर से हो सके और मेरे से हो सके, जितना कुछ भी करने का प्रयास पूरे के पूरे कर रहे हैं कि हाँ यहाँ पे लोगों को कुछ भी टाइप के प्रॉब्लम्स ना हो। जैसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, जैसे रिसेंटली आप लोग, जैसे कुछ दिन पहले मैं सर्वे जैसे करने भी गई थी, तो आप लोग भी थे वहाँ पे, तो आप लोग को पता है बहुत सारे प्रॉब्लम्स, इतना जल्दी से जल्दी लोगों को सॉर्ट आउट हो जाए उस चीज़ का प्रयास कर रही हूँ। क्योंकि मेरा प्रॉब्लम होता है कि मेरा खुद का भी काम चलता है, मुंबई में हो, कोलकाता में हो, तो मुझे दोनों जगह को ही बैलेंस करना पड़ता है। कि मेरे होम टाउन है धनबाद, तो मेरा धनबाद के लोग, आज जो कुछ भी बनी हूँ धनबाद के लोगों की वजह से बनी हूँ, तो मैं इस चीज़ को अपने दिमाग से कभी भी नहीं हटा सकती हूँ कि आज मैं जो कुछ भी हूँ धनबाद के पब्लिक है। तो मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगा कि धनबाद के पब्लिक को कुछ प्रॉब्लम ना हो कोई भी चीज़ से। तो इसलिए कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो मैं सबसे पहले चाहती हूँ, मेरा कुछ भी अर्जेंट काम हो तो इससे पहले मैं यहाँ पे पहुँचूँ और इसको सॉर्ट आउट करने का कोशिश करती हूँ, और जितना भी होता है मैं करती हूँ। अगर खासकर बात करें तो आप चूंकि लड़की भी हैं, तो आज की जो थिंकिंग है फैमिली की, कि बाहर भेजने से लोग डरते हैं कि अगर ग्लैमर की दुनिया में जाती हैं तो काफ़ी प्रॉब्लम्स जो है वो फैमिली को नज़र आता है। तो क्या लगता है क्या होना चाहिए? क्योंकि आप उस फील्ड से गुजर चुकी हैं और काफ़ी आप पे भी दबाव रहा होगा, फैमिली का और सपोर्ट भी रहा होगा, क्या लगता है कि क्या होना चाहिए? सर मैं ये बात बोलूँगी कि जैसे मैंने अभी जैसे कुछ समय पहले बोला, कोई भी इंडस्ट्री ख़राब नहीं होता, इंसान की मेंटलिटी ख़राब होती है। आप कोई भी प्रोफेशन में जाओ, आप अगर खुद का आपका इनर ख़राब होगा, हाँ, आपको कुछ ऐसा कुछ सोच है आपकी, तो आप ये कोई भी प्रोफेशन में जॉब करोगे, ये चाहे ग्लैमर इंडस्ट्री हो या चाहे कोई और प्रोफेशन। ग्लैमर इंडस्ट्री को सबसे पहले मैं बोलूँगी हाईलाइटेड किया जाता है कि उस इंसान का एक सोच बन चुका है कि अगर वो ग्लैमर इंडस्ट्री के हैं तो उनका मेंटलिटी बहुत ओपन माइंडेड होंगे वो लोग की थिंकिंग अलग होगा। तो मुझे लगता है ऐसा कुछ भी नहीं होता, हर फील्ड सेम होता है। आपका अगर इनर अच्छा है, आपको अगर लगता है कि हाँ मुझे कहीं पर भी मुझे अपने आप को ठीक रखना है, ओके रखना है, आप कोई भी फील्ड में जा सकते हो। इसमें कोई मैटर नहीं करता आप कौन से फील्ड में जा रहे हो, ये आप पे डिपेंड करता है आप उसको कैरी कैसे करोगे, आप अपने आप को बढ़ाओगे कैसे उस फील्ड में, ये आप पे टोटली डिपेंड करता है मेरे हिसाब से। आप काफ़ी, हमने देखा है कि आप काफ़ी नीचे से ऊपर की ओर उठी हैं, कितना स्ट्रगल करना पड़ा था आपको? मेरा स्ट्रगल बहुत ही ज़्यादा था, क्योंकि ये सबसे पहला जो मेरा मेजर फॉल्ट बोलूँगी आपको कि ये था कि मैं धनबाद से गई हूँ, एक छोटे से जगह से गई हूँ। अपने आप को ग्रूम करने से लेके अपने आप को चेंज कर, उसके बाद उस एनवायरनमेंट अपने आप को कोअप करने से लेके बहुत कुछ ही मुझ में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल लाइफ था। क्योंकि मैं कोई पहले से ही, मैं ना ही मुंबई की हूँ ना ही कोई बहुत बड़े जगह से बिलोंग करती हूँ। तो जितना भी हो सके हम अपने स्ट्रगल तो बहुत ही ज़्यादा था मेरे लिए, क्योंकि वहाँ के कंपटीशन था कि वहाँ की लड़की लोगों के साथ मुझे बैलेंस करके चलना था। तो इस समय में बहुत ही ज़्यादा ही अपने आप में कंपटीशन आ जाता है कि आपको उन लोगों के साथ बैलेंस करना पड़ता है जो लोग ऑलरेडी, उन लोगों का बॉर्न से वो लोग उसी एरियाज में बॉर्न हुए हैं, देन उन लोगों का जो मेंटलिटी है वैसा ही है, उन लोग अपने आप को वैसा ही रूप में ढले हैं। तो इस वजह से मुझे बहुत ही ज़्यादा ही स्ट्रगल करना पड़ा। चलिए चलते चलते एक चीज़ आखिरी हम आपसे प्रश्न करेंगे कि आगे जो युवा पीढ़ी है उनको आप क्या संदेश देंगे? युवा पीढ़ी को यही संदेश दूंगी, स्पेशली लड़की लोगों के लिए यही संदेश देना चाहूँगी कि देखिए आजकल लड़का या लड़की में कोई फ़र्क नहीं है। आप लोग लड़का हो या लड़की हो, आप लोग आगे बढ़ो, जो कुछ भी आप लोगों को अपने दिल से करने का मन करे वही चीज़ करो, किसी के दबाव में आके कुछ करने का कोशिश मत कीजिए, क्योंकि आप लोग जो दिल से चाहोगे वही चीज़ में आपको सक्सेस मिलेगा मेरे हिसाब से। तो और कोई भी फील्ड गंदा नहीं होता है, हमारा
मेंटलिटी हम लोग ऐसे बना लेते हैं। तो इसलिए बोलूँगी कि आप लोग अपने जो कुछ भी करना चाहते हो अच्छे से करो, उसी पे एफर्ट करो, उसी को जिस जो भी करोगे उसको अच्छे से करो, दिमाग में रखना उसी में मुझे सक्सेस होना है। और आप लोग ज़रूर, आपको एक दिन होगा कि आपको सक्सेस मिलेगा ही मिलेगा। तो ये थी हमारे साथ 2018 की मिस इंडिया रनर अप रही अनीता मजूमदार, जो खास बातचीत कर रही थी हमारे साथ। और आगे भी कई हस्तियों से हम बातचीत कराएंगे और उनसे समझने की प्रयास करेंगे कि किस तरह से जीवन में संघर्ष के रास्ते आगे बढ़ा जा सकता है। धनबाद से नवभारत टाइम्स के लिए कन्हैया पांडे।